अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरे साथ एक इंतहाई काबिल डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहजाद अनवर साहब आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, और मैं आपके साथ जो सारी बातचीत करने लगा हूँ ये बिलखसूस पेन मैनेजमेंट के हवाले से। मैं ऐसी सर्च कर रहा था कि जो पेन मैनेजमेंट को जानते हैं उसके एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में कितने बड़े कम लोग ऐसे हैं जो बाकायदा इस शोबे को उन्होंने पढ़ा है और एक्सपर्ट भी हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट उसके स्पेशलिस्ट हैं, रीजनेटिव मेडिसिन उसके भी ये स्पेशलिस्ट हैं और बड़ा सर्व कर रहे हैं। अब तो मतलब उस स्टेज पे हैं जहाँ पर इनके शागिर्द वो इनसे सीख के तैयार होके मुख्तलिफ जगह पे वो डिलीवर कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी सारी गुफ्तगू है ये बिलखसूस उन लोगों के साथ हम बातचीत करना चाहेंगे जो किसी न किसी तरह की पेन को सफ़र कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। और उसमें भी जो ख़ास बात है वो है कमर की दर्द, जो कि बड़ी कॉमन नज़र आती है कि किसी को कमर की दर्द है और उसके साथ फिर किस तरह के मसाइल जुड़े हुए हैं। यानी बाज़ औक़ात हाथ की दो उंगलियाँ सुन्न होती हैं, कोई समझ रहा होता है कि शायद मेरे हाथ के पट्ठों में या उंगली के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्सपर्ट के पास जाएँ तो वो बताता है कि नहीं जी, आपका जो है ना जी, जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइकल, उसके साथ चैलेंज है और आपको इस तरह की थेरेपी की ज़रूरत है, आप इससे ठीक हो सकते हैं। और हम कॉज तक नहीं पहुँचते और इफेक्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। मसरूफ़ है लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी है फाउंडेशन तशरीफ़ लाए। Sir, thank you so very much. It's really an honor and pleasure and an humbling experience to be with you in person. Sir. Thank you so very much. और जैसे आपने बात की कि जी दर्द, ख़ासकर जो दायमी दर्द है वो इस टाइम इतना बड़ी उसकी ज़्यादा प्रेवलेंस है। जो 2023 के स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि अगर पूरे दिन में एक मिसाल के तौर पे किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्राइमरी केयर, जीपी से लेके सुपरा कंसल्टेंट तक अगर 100 लोग जाते हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक पे तो उसमें 67% लोग बुनियादी तौर पे दर्द की वजह से विज़िट करते हैं। अल्लाह, तो ये इतना बड़ा चंक है। अल्लाह अकबर सर। अब सर ये मेरे सवाल सारे, क्योंकि दर्द को जब हम लेते हैं ना तो सर वो जो आर्टिस्ट या पोएट है ना उनके लिए दर्द का टर्म बिल्कुल और है सर, मेडिकल में दर्द का टर्म बिल्कुल कुछ और है। और एक आम जज्बाती कोई जुमला बोला जाए तो उसमें भी कहा जाता है मुझे बड़ा दर्द हुआ है, एक एम्पैथी के सेंस में भी आ जाता है। यहाँ क्योंकि सर हम मेडिकल की डोमेन में बात कर रहे हैं तो ये जोड़ों का दर्द, कमर मोहरों का दर्द, फिर साइटिका बड़ा कॉमन है, एक पेन है जी, ये सारे के सारे बुनियादी तौर पे ये किस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं? यानी क्या लाइफस्टाइल का मसला है, बाय बर्थ मसला होता है, या फिर कह लीजिए कि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इस तरह के पेन्स जो हैं उनका सामना करना पड़ता है? शाह साहब, इसमें अगर थोड़ा सा मैं दर्द का बैकग्राउंड बता दूं कि दर्द दो तरह का दर्द है। एक दर्द को हम आम दर्द या एक्यूट पेन कहते हैं। ये वो दर्द है जो किसी चोट, किसी जख्म, किसी मोच की वजह से होता है और इसके साथ कोई ना कोई वजह अटैच्ड है और जब वो वजह ठीक होती है तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो बेसिकली जो एक्यूट पेन है ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग है कि आप उस हिस्से को रेस्ट दें, उसको ट्रीट करें और वो हील कर जाता है। लेकिन अगर हम दूसरा दर्द जो इस टाइम मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हम क्रॉनिक पेन या दायमी दर्द कहते हैं, वो दर्द जो 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करे और उसकी कोई अंडरलाइंग कॉज ना हो, उसको हम दायमी दर्द कहते हैं। और वो जो आपने भी सुना हुआ कि अंग्रेज़ का जो मशहूर मकूला है कि आपको दर्द, कमर दर्द के साथ या अपनी बेगम के साथ या स्पाउस के साथ रहना सीखना आना चाहिए। तो ये आज से कुछ साल पहले तक तो ठीक था, लेकिन जैसे मेडिकल साइंस की दूसरी फील्ड में जिद्दत आई, इसी तरह पेन मैनेजमेंट में भी जिद्दत और नई नई स्पेशलिटीज़ आई हैं। तो जो पेन मैनेजमेंट की स्पेशलिटी है ये एक डेफिनेटिव सुपर स्पेशलिटी है। दिस इज़ द ओनली फील्ड जिसमें हम पेन को एज ए सब्जेक्ट, उसकी डायग्नोसिस, उसकी टाइप्स, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके इफ़ेक्ट्स और उसको कैसे आपने चैलेंज करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। बिल्कुल जो आपने फरमाया कि जी कि मुख्तलिफ दर्दें हैं, कमर का दर्द है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? अगर हम गौर करें कि हमारा जो अब लाइफ स्टाइल है मॉडर्न इरा में, दिस इज़ सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। 95% जॉब्स जो हैं वो डेस्क वर्क हैं, कि आपका ऑफिस वर्क है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था नीचे अहमद साहब से भी कि पिछले साल एक स्टडी पब्लिश की ऑक्सफोर्ड वालों में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो लोग जो डेली 8 घंटे ऑफिस वर्क करते हैं और एट ए स्ट्रेच 2 से 3 घंटे बैठते हैं, उनके जिस्म
पे जो एक्यूमुलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सिटिंग के, वो आधा पैक सिगरेट पीने से ज़्यादा है। ओहो हो, ये इतनी खौफनाक चीज़ है कॉन्टीन्यूस से। सही जी। तो ये जो दूसरा ये कि जी हम लॉन्ग कम्यूट करते हैं, प्रोलॉन्ग ड्राइविंग है, ऑफिस वर्क है, ये सारा, तो जब हम बैठे हैं अभी तो क्या रहा है कि हमारे अपर बॉडी का जो वेट है वो निचली कमर पे और हिप्स पे आके लॉक हो रहा है। ठीक है जी। इनिशियली कुछ मिनट के लिए तो हमारे जो मसल्स हैं जिनकी 3 लेयर्स हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि ये मसल जो हैं वो ओवर स्ट्रेन होते हैं, वो स्टिफनेस में जाते हैं, फिर वो स्पैज़म में चले जाते हैं। जब मसल स्पैज़म में जाएगा तो उसके अंदर अल्लाह ने जो ब्लड वेसल्स रखी हैं उन पे बॉटल नेक इंजरीज आएंगी। अच्छा जी। जब वो बॉटल नेक इंजरी आएगी तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होगा। ठीक है। जब ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होगा वहाँ पे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिशन सब कुछ कम जाएगा। तो बॉडी में डीजनरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगी। बिल्कुल ठीक है। वो जो हम कहते हैं कि जी पहले होता था जी बुजुर्गों को कमर की दर्द थी, गर्दन का दर्द था, अब यंग बच्चे 30-35 साल के इवन स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो कमर दर्द के साथ आ रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, कोई स्कूल ऐसा नहीं, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे बाकायदा कैंपेन होनी चाहिए अवेयरनेस की, स्कूल्स को इन्वॉल्व करके कि यार बच्चों के बैग वहाँ रखें और उनको सिर्फ एक डायरी या कोई ऐसा नोटबुक दें जो वो घर लेके जाए। बिल्कुल ठीक है। ये इतना ज़्यादा लोड है खासकर ग्रोइंग स्पाइन पे कि वो बच्चे हमारे पास लिटरली स्कोलियोटिक स्पाइन के साथ, और जब हम एक्सप्लोर करते हैं क्या जी एक साइड पे बैग उठाया हुआ है जिसका वजन 13.5 से 18 किलो है और 11 साल का बच्चा है, तो क्या बनेगा उन बच्चों के बिल्कुल साथ? सही जी। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को बड़ा ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी कि एक लिमिट करे कि जी ये सिर्फ ये मखसूस तादाद है जो बच्चे कैरी करें, बाकी बिल्कुल सही। दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक में भी ऐसी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं ये सोच हमेशा जब भी कोई एक्सपर्ट मिलता है ना बिलखसूस पेन मैनेजमेंट का, मुझे ये ख्याल आता है कि हम दफ्तर में काम करने वाले हम नहीं बदल सकते अपनी रूटीन को, क्या करें, मतलब लाख हम कह लें जी लाइफस्टाइल बदलेंगे, लेकिन दफ्तर में काम करने वाले को रोज़ डेस्क पे बैठना है, फिर बैठने के हमारे जो पोस्चर्स हैं वो एक आदत की शक्ल में कहीं फिक्स हो चुके होते हैं और बड़ी बड़ी देर तक खबर नहीं होती कि जो बैठने का स्टाइल था वो गलत था और आखिरकार उसके कुछ साइड इफेक्ट्स पैदा होने शुरू हो गए। मैं ये जानना चाहूँगा, हम ये सारे जो काम करने वाले लोग ये अपने लाइफस्टाइल में या अपने ऑफिस बैठ के काम करने में क्या ऐसी तब्दीली करें या कौन सी वर्जिश ऐड करें कि इस तरह के मसाइल कम से कम पैदा हो सके? सर इसमें देखें, हम अपना प्रोफेशन तो चेंज नहीं कर सकते और लाइफस्टाइल भी पूरा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं। रूल ऑफ थंब ये है कि आप 35 से 40 मिनट्स या मैक्सिमम 1 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें। आप अपने ऑफिस में, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी चेयर से खड़े हों, 2-4 कदम चल लें और बैठने से पहले जो रुकू वाला स्ट्रेच है कि आप टांगे सीधी रखें और कमर को बेंड करें और अपने नीज पे प्रेशर दें। ये वो वाहद एक्सरसाइज है रुकू जिसमें आपके एक एक सेगमेंट जो स्पाइन का है, डिस्क, मसल्स, वर्टिब्री, इवन जॉइंट्स, वहाँ पे अल्लाह पाक ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर या वो जमा हुए होते हैं वो फ्लश ऑफ हो जाते हैं, आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। उसके बाद फिर आप दोबारा बैठ जाएं। टोटली 1 से 1.5 मिनट की ब्रेक। सही जी। और इसी तरह अगर आप वॉक कर सकते हैं, मतलब वहाँ अगर पानी पड़ा या कोई चीज़ पड़ी है, बजाय के बेल दे के तू लेके आ, खुद उठ के, मतलब इससे कम से कम जो वेट है वो नीचे चला जाएगा और थोड़ा ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। अच्छा। तो कॉन्टिन्यूस सिटिंग को अवॉइड करना है। बिल्कुल ठीक। एक डॉक्टर साहब, मैं रिसर्च पढ़ रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया के जो 5 ब्लू जोन्स हैं जहाँ पे एज 100 ईयर्स तक पहुँच जाती है, वो सब के सब लोग जिनकी उम्र 100 साल तक पहुँच जाती है वो जिम नहीं जाते, लेकिन उनका लाइफस्टाइल ठीक है, यानी उसमें एफर्ट, स्ट्रगल और वो जो कहते हैं ना हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना वो शामिल है, जिसकी वजह से उनकी उम्र तवील हो जाती है। हम बड़े खुशहाल लोगों को देखते हैं, वो बीमारियों का कह लीजिए पूरा एक टोकरा बने होते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा डॉक्टर साहब जिन्होंने बाकायदा वो पाउच रखा हुआ है जिसमें कितनी दवाई हैं, पेन की दवाई हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, आपके पास भी आते होंगे, जो रोज़ पेन का इंजेक्शन लगवाते हैं। सिर्फ वजह क्या है कि वो मॉडिफिकेशन करने को तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं किस उम्र से, एक प्रोफेशनल की अगर बात, कब से हमें कॉन्शियस हो जाने चाहिए इस तरह के मसाइल उम्र के साथ पैदा होने हैं, इस तरह के मसाइल गलत लाइफस्टाइल के साथ पैदा होने हैं और हम पहले ही प्रोएक्टिवली इसको मैनेज करना शुरू कर दें? इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने हैं। एक ये कि आपका वेट कितना है,
ओबेसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉनिक पेन्स के साथ, सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ के साथ, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ। सो वेट को मैनेज करना एक तो वो चीज़ है। दूसरा, जो नॉर्मल वेट के लोग हैं और वो रूटीन में वॉक भी करते हैं, वो भी अगर कॉन्टीन्यूस सिटिंग करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि जी एक तो मसल ओवरलोड होते हैं, प्लस बॉडी में कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वो जनरेट होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स जो बॉडी को डिटीरियोरेट करते हैं वो बढ़ते हैं। तो तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डाइटरी फैक्टर्स, कि ये जो जंक फूड का सैलाब है, तो फूड पांडा और ये सारी चीज़ें, मतलब इसको जितनी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, जो नेचुरल खाने हैं हमारे घर में बने हुए उनको लेना। और फिर प्लस खाना खाने के बाद, खासकर रात का खाने के बाद क्या करते हैं कि हाँ जी हमने या तो बिस्तर पे ही खाया या टेबल पे भी खाया, तो उठे जाके टीवी बैठे और उधर ही लेट गए। तो कम वो जो सुन्नत भी है चहलकदमी करना 10 मिनट या 5-7 मिनट, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि उससे होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पूरे का पूरा बॉडी का ब्लड फ्लो, हमारा जो जीआई सिस्टम है, मैदा और अंतड़ियाँ, वहाँ चला जाता है। और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, खासकर मसल और ये चीज़ें, ये कंप्रोमाइज़ होता है ब्लड फ्लो। अगर हम थोड़ी सी वॉक कर लें, तेज़ नहीं, चहलकदमी या जिसको हम कहते हैं कि कंफर्टेबल वॉक, वो करें तो वो ब्लड फ्लो की जो हीमोडायनामिक्स हैं वो दोबारा बेहतर हो जाती हैं और आपके मसल्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिशन मिलती है, तो जिससे उनकी लॉन्गेविटी जो है वो बेहतर हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल बीमारियों की बातें करें जो पैदा हो रही हैं गलत लाइफस्टाइल की वजह से, जिसमें कह लीजिए टॉप पे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और भी कई एक पूरी सीरीज़ बनती है, क्या ये जो पेन के साथ जुड़ी बीमारियाँ, ये मसाइल हैं, ये भी दुनिया में कोई टॉप पे आती हैं कि जी पाकिस्तान इतने नंबर पे है, फलाना मुल्क इतने नंबर पे है, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल वहाँ बड़ा कॉमन है, या हर मुल्क इसमें शामिल? सर, ये जो मैंने स्टैट्स दिए कि जी 67% ऑफ ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी विजिट्स, ये पूरी दुनिया में है। अच्छा जी। हमारे यहाँ चूँकि स्ट्रेस लेवल्स रिलेटिवली ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें बिलों की टेंशन है, हमें स्कूल की फीसों की टेंशन है, ट्रैफिक की टेंशन है, जो नॉर्मली आप डेवलप वर्ल्ड में सारी दुनिया घूमते हैं, वहाँ पे इस तरह के स्ट्रेसेस नहीं हैं। और जो अल्लाह ने हमारा स्ट्रेस साइकिल या स्ट्रेस रिस्पॉन्स बनाया है वो स्टिल प्रिमिटिव है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा, 2 बड़े चैलेंजेस थे, एक फूड का, एक शेल्टर का। खाना मिल गया, स्ट्रेस ख़त्म, रात सोने के लिए छत मिल गई, स्ट्रेस खत्म। अब हम सुबह उठते हैं, घर के निकलने से लेके ट्रैफिक, ऑफिस का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट, चैलेंजेस, ये वो स्ट्रेस है जो ना हमें मारती है ना हम उसको मार सकते हैं, ठीक है, ना हम उससे फ्ली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में जब एक दफ़ा आप गुस्से में या स्ट्रेस से गुजरते हैं, वरी से, तो आपकी बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं, हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 72 आवर्स के लिए बेर मिनिमम फंक्शन पे चला जाता है। अच्छा जी। 72 घंटे के लिए। और उस दौरान यू आर प्रोन टू गेट वायरल इन्फेक्शंस और इस तरह की चीज़ें। और दूसरा, जो हमारा माइंड है वो इतना स्मार्ट है कि ये अपनी स्ट्रेस को यहाँ नहीं रखता, ये बॉडी के टेंडर पार्ट्स पे शिफ्ट करता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो टेंडर एरिया है वो नेक और शोल्डर्स हैं। ठीक जी। आप ज़रा सा किसी चीज़ के बारे में परेशान होते हैं, आपके गर्दन के कंधे खींचे जाते हैं। ठीक जी। वो और प्रोलॉन्ग होता है आपकी बैक स्टिफनेस, और प्रोलॉन्ग करे तो आपके घुटने आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना शुरू हो। तो स्ट्रेस जो है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन बात वही है कि हमें स्ट्रेस हार्ड होना है, उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है कि हम ओवरवेल्म ना हो। डॉक्टर हांस साले, जिन्होंने मॉडर्न स्ट्रेस रिस्पॉन्स को डिफ़ाइन किया 1935 में, उसका बहुत मशहूर कॉल है, वो कहता है कि इट्स नॉट स्ट्रेस, इट्स आर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस विच किल्स अस। ओह बिल्कुल ठीक जी। कि अगर हम उसको तारी कर लेंगे तो मारे गए, अगर उसको एज ए चैलेंज ले लिया तो सक्सेसफुल हो गए। तो ओवर रिएक्ट ना करें, ख़ासकर जो हमारी ख्वातीन हैं, वो छोटी छोटी चीज़, फ़लाँ ने ये कर दिया, मियाँ साहब आज लेट हो गई, कल फिर लेट हो गए, तो वो ओवर रिएक्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में स्ट्रेस जो है, मोर देन 95% जो मॉडर्न डे इलनेस है इंक्लूडिंग कैंसर, उसकी बुनियादी वजह कॉन्टीन्यूस इंक्रीज स्ट्रेस हार्मोन्स का होना है, वो चाहे दायमी दर्द हैं। सही। तो स्ट्रेस रिलीज़ करना सीखना चाहिए। डीप ब्रीदिंग है, खाने में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री करती हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, खजूरें हैं, फिग्स हैं, ये वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो मतलब हमें हमारे फोक विजडम में पता है। इसके साथ साथ
जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि नमाज इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जब हम सब मिस करते हैं खड़े होके और फिर जब झुकते हैं अल्लाह पाक के आगे, तो बजाय कि हम अंदर रखें चीज़ों में, नमाज में 2 आंसू के कतरे आपके सालों का जो अंदर टॉक्सिन है उसको निकाल दें। अल्लाह अकबर, बहुत आला डॉक्टर साहब, ये तो आपने रूहानी हाल भी हमें बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की नेचर ऑफ जॉब होती है खड़े होकर काम करना पड़ता, और इसमें कोई ब्लू कॉलर नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं कहता हूँ सर्जरी करते हैं, आप देखें खड़े होकर काम करना पड़ता है और तादेर आपको खड़ा रहना पड़ता है। इन लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए कि जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो सके, पेन मैनेज हो सके? सर इसमें जो कॉन्टीन्यूस स्टैंडिंग वाली जॉब्स हैं और लोग 8-8 10-10 घंटे, मतलब हम जब स्पाइन कर रहे होते हैं तो 3 से 4 घंटे हमने 20 किलो का लेड पहना होता है और एक्सरे रेडिएशन में काम कर रहे होते हैं। उसका तरीका यही है कि आप साइमल्टेनियसली दोनों पाँव पे वज़न ना डालें। अच्छा जी। अगर कोई लोग खड़े होकर ऑपरेट भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट एक साइड पे डाल लें, 15-20 मिनट बाद दूसरी टाइम शिफ्ट कर लिया, और साथ कमर को थोड़ा, वो जो हम यूं ड्रूप करके खड़े होते हैं वो सारे का सारा जो वेट है वो स्पाइन और उस पे आता है। सही जी। और जो सबसे बड़ी कॉज है आजकल, आप बच्चों में भी, मतलब आप, हमें याद होगा कभी जवानी में सर दर्द नहीं हुआ था, ऐसे ही जी। शादी से पहले तो कम से कम नहीं हुआ था। ठीक है? तो सर दर्द हमने 40 के बाद एक्सपीरियंस किया। आजकल हमारे बच्चे, मेरी 2 बेटियां, दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हर तीसरे दिन जो है अपनी माँ को आज गर्दन में दर्द है। ये जो मोबाइल है लिटरली ये स्ट्रेस से भी बड़ी कॉज है कि इसकी जो ब्लू लाइट है वो आइज़ को एक्सपोजर, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको चेंज करती हैं, और प्लस ये जब अभी हम सीधा एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारी नेक बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है सर। अगर मैं 5 डिग्री नीचे जाऊंगा सिर्फ, तो मेरे एक मोरे पे 7 मोरे हैं, 9 पाउंड एक्स्ट्रा पर वर्टिब्रा वेट आएगा। और जब हम यहाँ पे जाके 30 या 35 डिग्री पे जाते हैं तो 9 × 6 आप अंदाज़ा कर लें कि जी आधा सीमेंट का तोड़ा वो उठा के हम ये मोबाइल देख रहे होते हैं। सही जी। तो खुदारा बच्चे बच्चियाँ जवान लोग मोबाइल को आइडियली अव्वल तो मतलब वो जो हम 24 में से शायद 18.5 घंटे मोबाइल पे देख रहे होते हैं, मजबूरी भी है आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में, लेकिन कम से कम ये है कि उसको थोड़ा नेक स्ट्रेट के साथ करें, क्योंकि नेक जितनी बेंड होगी उतना सारा स्ट्रेन आएगा, उतना मसल और उतना मोरे जो है वो डीजनरेट करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरे आखिरी 2 सवालों में से एक सवाल है, स्पाइन के साथ बड़े चैलेंज हैं आजकल। मैं कई लोगों को हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन वो कहते हैं जी हमारी स्पाइन का कोई चैलेंज ऐसा है। ये क्यों मसाइल आते हैं? क्या ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, और जवान बंदा जो है उसकी स्पाइन के साथ उसको जो है ना जी वो इस तरह के मसाइल क्यों आ जाते हैं? फिर ये साथ एक इजाफी सवाल भी है, इसको कुछ लोग खुद दबवा के मसाज करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वक्ती तौर पे ठीक भी हो जाता है। क्या ये इसका सोल्यूशन होता है इस तरह का मसाज करवाना, या परमानेंट सोल्यूशन फिर क्या? सर इसका देखें, जवानों की अगर हम बात करें उसमें यूजुअली स्पाइन लेटर ऑन इन्वॉल्व होता है। पहले जो कुछ साल हैं उसमें मसल्स का स्पैज्म जो है या उनकी स्टिफनेस या उनकी वीकनेस जो है वो पेनफुल होती है। अगर वो उसको उस टाइम एड्रेस कर लेंगे तो स्पाइन इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर ये 2-4 साल ऐसे ही चलता है तो फिर स्पाइन भी डीजनरेट करेगा। तो उसका जो बेहतरीन हल ये है कि पोस्चर करेक्शन, ठीक है, कि प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी, अगर सिटिंग करनी भी है तो स्ट्रेट बैक के साथ। वो जो नेगेटिव डेस्क हैं हमारे कि जी यूं करके और ये लगे हुए हैं या ये लगे हुए हैं, वो अवॉइड करने। हमें पॉजिटिव डेस्क जो एटलीस्ट कम से कम आपके आई लेवल पे चीज़ें, अब तो इतनी खूबसूरत गैजेट्स हैं कि वो उठा के बिल्कुल आई। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे राइट या लेफ्ट पे हमारा वर्क स्टेशन नहीं होना चाहिए, अगर लेफ्ट पे बिल्कुल सामने होना चाहिए। दूसरा, वो जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की अपनी ऑडियंस से कि आधे पौने घंटे बाद उठ के सिर्फ खड़े हो जाएं और थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। जो आपने बात की दबाने वाली, सर जो दबाने की फिजियोलॉजी ये है कि जहाँ तक जेंटल मसाज या जेंटल रबिंग है वो तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जो हमारा फोर्सफुल मसाज है उससे क्या होता है कि हमारी स्किन में बहुत बारीक ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। जब मसाज होता है तो वो रप्चर होती हैं
उसकी वजह से एक यूफोरिया, एक नशा आता है, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आती है। लेकिन 8 से 12 घंटे के बाद उसमें जब हीलिंग का साइकिल स्टार्ट होता है तो वो फिर खिंचाव और इचिंग, बर्निंग, ये चीज़ें आती हैं। तो फिर दोबारा आपका मसाज कराना, वो कहते हैं ना कि जी जो मसाज कराते हैं उसको नशा हो जाता है। तो उसकी वजह यही है कि जब दोबारा खिंचाव और वो पैदा होता है, वो फिर वेसल्स को ब्रेक डाउन होती हैं, वो फिर कुछ घंटे ठीक गुजरते हैं। तो आपको हार्ड मसाज नहीं करवाना, जेंटल मसाज या जेंटल रबिंग, ये फ़ायदा मंद है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल इस पूरी आज की सीरीज़ में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपका जो विजडम है उसको बार बार हम शेयर करें, हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है आपके लिए। ऑपरेशन करवाना, किसी को पेन है बाजू में, हाथ में, कमर में, टांग में, कौन सी स्टेज है जहाँ पे जाके फिर ऑपरेट करवा लेना चाहिए, ये कैसे पता लगता है? बिल्कुल आप शाह साहब यकीन करें, रोज़ दर्जनों ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं जिनकी नेक या बैक की 2-2 सर्जरियाँ, 3-3 सर्जरियाँ हुई होती हैं। वो फिर उसी दर्द या पहले से ज़्यादा दर्द की शिद्दत में होते हैं। मॉडर्न साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि मॉडर्न दौर में ओपन सर्जरी, डिस्केक्टमी, लैमिनेक्टमी या स्पाइन सर्जरी की सिर्फ 2 इंडिकेशंस हैं। एक ये कि आपकी टांग या बाजू काम करना कम कर दें या छोड़ दें, मोटर ब्लॉक हो जाए। जी। दूसरा, आपका पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, जिसको हम कहते हैं कॉर्डाक वेना डेवलप हो गया। अगर ये 2 सूरत हाल नहीं है, अगर आप चल के आ रहे हैं, जितना मर्जी शदीद दर्द है, और आपका पेशाब पखाने का कंट्रोल ठीक है, कतन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक। और ये चीज़ मैं अपने स्पाइन दोस्तों को, ऑर्थोपीडिक फ्रेंड्स को पिछले कई साल से मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार खुदारा सिर्फ पेन के लिए सर्जरी ना करें। जो ये स्पेशलिटी जो पेन मैनेजमेंट है या इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन है, इसमें हम शायद सब छोटी छोटी नीडल्स के साथ, जहाँ पे पैथोलॉजी है, जहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रहा है, जहाँ पे मसल टियर है, वहाँ पे जाके हम इंजेक्शंस, जो अब सिर्फ स्टीरॉइड्स नहीं है, साइंस ड्राई नीडल्स भी, जी ड्राई नीडलिंग है, वो भी मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और वो हीलिंग साइकिल स्टार्ट करती है। नर्व ब्लॉक्स हैं, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो नर्व्स हैं उनको ही प्रोग्राम कर देते हैं। तो ये बहुत चीज़ें, इसको इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली जैसे एक सीरीज़ की शक्ल में करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जी सर्जरी सिर्फ उस वक्त इंडिकेटेड है जब पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, या टांग या बाजू या दोनों चीज़ें काम ना कर रही हों, अदरवाइज सर्जरी इंडिकेटेड नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बेशुमार हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आइंदा दिनों में भी हम रिक्वेस्ट करें, और हमारी टीम के जितने एंकर्स हैं, अली रहमान हैं, सादी हैं, इफ्तिखार हैं, शम्स हैं, वो सब के सब डॉक्टर साहब के साथ कोई ना कोई प्रोग्राम करें। आइंदा दिनों में डॉक्टर साहब के साथ मैं टीवी पे भी आपको नजर आऊँगा एक प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।